गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज हम देखने वाले हैं भारत के औद्योगिक क्षेत्र के बारे में। ठीक है, तो औद्योगिक क्षेत्र के बारे में सबसे पहले देखेंगे और किस प्रकार के उद्योग भारत में कार्यरत हैं, सबसे ज़्यादा संभावनाएं किन उद्योगों की है, उनके बारे में समझने का, जानने का प्रयास करते हैं। आप सब जानते हैं कि भारत में प्राचीन काल, इतिहास आप पढ़ते होंगे, वहाँ से ही आपको पता चल गया होगा कि प्राचीन काल से ही भारत में जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो उनकी उपलब्धता भरपूर मात्रा में भारत में पाई जाती रही है। और इन्हीं संसाधनों की संपन्नता के कारण आप देखेंगे कि भारत में उन खनिजों से संबंधित आपको उद्योग भी भारत में देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ें प्राचीन काल से ही होती आ रही हैं। और यदि आप देखें तो पूर्व में भी, जैसे हमारे यहाँ सूती वस्त्र उद्योग हो गया, धातु उद्योग हो गया, तो इस तरह के जो उद्योग थे वो बहुत ही विकसित अवस्था में पूर्व में भी थे। लेकिन यदि हम बात करें कि औद्योगिक विकास भारत में कब प्रारंभ हुआ तीव्र गति से, जिसको आज आप आधुनिक रूप में जिसको आज देख रहे हैं, तो यह जो है प्रारंभ हुआ अंग्रेजों के आगमन के पश्चात। जब अंग्रेज भारत में आए तो उसके बाद से भारत में जो औद्योगिक प्रक्रिया है उसमें गति मिली और नए नए प्रकार के उद्योगों का, जैसे भारी उद्योगों का विकास उसी के बाद से प्रारंभ हुआ। और जब भारी उद्योगों का विकास प्रारंभ हुआ तो उससे संगत जो अन्य उद्योग थे उनका भी विकास भारत में आपको देखने को मिलता है। जैसे इसी के कारण, जैसे यदि आप किसी क्षेत्र विशेष में उद्योग बढ़ेंगे, किसी क्षेत्र विशेष में लोगों को रोजगार मिलेगा, तो निश्चित रूप से संचार और परिवहन की जो सेवाएं होंगी वो भी उस क्षेत्र विशेष में बढ़ेंगी, क्योंकि संचार, परिवहन और उद्योग एक दूसरे के संगत हैं। यदि संचार और परिवहन बेहतर नहीं है तो जो वहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र है वो उतना विकास नहीं कर पाएगा, क्योंकि यदि इकाइयाँ हैं तो उनको इकाइयों को जो वहाँ से आउटपुट निकल रहा है उसको बाजार उपलब्धता के लिए आपको क्या चाहिए, परिवहन व्यवस्था चाहिए और आधारभूत संरचनाएं चाहिए। तो जिन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास हो रहा है उन क्षेत्रों में आपको संचार से संबंधित विकास देखने को मिलेगा, परिवहन से संबंधित विकास देखने को मिलेगा और अवसंरचना विकास से संबंधित विकास आपको उन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। अब आप जानते हैं कि औद्योगिक इकाइयों के लिए भारत सरकार की एक मिनिस्ट्री है जिसको बोलते हैं MSME। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ठीक है, अब इसमें यदि हम देखें तो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग। अब आपसे यदि हम पूछ लें कि इस विभाग के हमारे मंत्री कौन है, तो कल भी आपसे बोला गया था कि आप थोड़ा सा जाके होमवर्क करेंगे। तो इस विभाग के हमारे मंत्री कौन हैं? कंफर्म है? आप जाके एक बार देख लीजिएगा मंत्री कौन है MSME के। यदि नितिन गडकरी है तो नितिन गडकरी के पास 1 से 2 मंत्रालय का और भी अतिरिक्त प्रभार है। सड़क का है, परिवहन, ठीक है, और इसके साथ साथ जहाज रानी जो मंत्रालय है उसके भी मंत्री आपके नितिन गडकरी हैं। अब अभी हाल ही में, पहले ये लगभग 2020 में आपको पता है एक पैकेज घोषित किया गया था भारतीय वित्त मंत्री द्वारा, जिसको बोलते थे आत्मनिर्भर पैकेज। ठीक है, आत्मनिर्भर पैकेज जो घोषणा की गई थी उसके बाद से कुछ परिवर्तन हुए हैं। आत्मनिर्भर पैकेज, क्या बदलाव देखने को मिलते हैं? बदलाव ये देखने को मिलते हैं, पहले जो MSME की जो परिभाषा थी, जब आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की गई तो उस परिभाषा को बदल दिया गया, उस परिभाषा में परिवर्तन देखने को मिलता है। अब पहले यदि हम पूछें आपसे कि पहले जो MSME का जो वर्गीकरण होता था वो किस आधार पे किया जाता था, किस आधार पर हम मानते थे कि ये सूक्ष्म उद्योग है, ये मध्यम उद्योग है, ये लघु उद्योग है, किन आधारों पर हम मानते थे? किन आधारों पर हम मानते थे? पहले 2.5 करोड़ तक था। 2.5 करोड़ नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आधार। एक होता है, देखो कोई भी कंपनी है, जब बात करते हैं MSME का तो एक तो होता है टर्नओवर, ठीक है, और एक होता है लागत, जो वहाँ की मशीनरी और उस संगत इकाइयों को
लगाने में होती है। तो जो MSME के अंतर्गत जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता था वो पहले किस आधार पे होता था और अब किस आधार पे होता है, मैं ये पूछ रहा हूँ, क्योंकि इसमें वर्ष 2020 से बदलाव हुए हैं जब वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा किया। तो ये प्रश्न बन सकता है कि जो इनकी कैटेगरी है वो किस आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है, ये जरूरी है। तो बताएं किस आधार पे पहले किया जाता था। जैसे लागत में आप कर सकते हो प्लांट एवं मशीनरी, प्लांट एवं मशीनरी। तो बताएं सर, आपका तो पता है इसमें 2 से 2.5 करोड़। भाई मैं ये पूछ ही नहीं रहा हूं कि 2 से 2.5 करोड़, तो मैं पूछ ही नहीं रहा, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं टर्नओवर के आधार पे होता है या लागत के आधार पे, मतलब प्लांट और मशीनरी के आधार पे वर्गीकरण किया। टर्नओवर के आधार पे वर्तमान में टर्नओवर के आधार पे आपके अनुसार चल रहा है, मतलब पूर्व में प्लांट और मशीनरी के आधार पे था। ठीक है, यदि वर्तमान, क्योंकि बदलाव हुआ है तो अब टर्नओवर के आधार पे है। सही है, अब जो वर्गीकरण किया गया है वो टर्नओवर के आधार पे किया गया है और प्लांट और मशीनरी के आधार पे जो लागत लगती थी इसके आधार पर आत्मनिर्भर पैकेज के पूर्व, मतलब 2020 से पूर्व में जो वर्गीकरण किया जाता था वो प्लांट और मशीनरी या लागत के आधार पर किया जाता था। वर्तमान समय में टर्नओवर के आधार पर किया जाता है। अब बात आती है कि सूक्ष्म, इनकी जो कैटेगरी है तो इनकी लिमिट कितनी है। सूक्ष्म हो गया, लघु हो गया, मध्यम हो गया। बताएं इनमें कौन सी कैटेगरी है, किस आधार पे किया जाता है। सूक्ष्म के लिए क्या लिमिट है? 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए। 5 करोड़ और इसका 10 करोड़। सूक्ष्म के लिए हो गया है, देखो पहले क्या होता था, पहले का वर्गीकरण क्या होता था कि सेवा क्षेत्र के लिए अलग कैटेगरी होती थी, अलग लक्ष्य होते थे कि आपको इतना करना है, और सेवा क्षेत्र के साथ साथ जो विनिर्माण क्षेत्र है उसके लिए अलग होता था। ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन थी कि आपकी इतनी लागत होनी चाहिए, इतना टर्नओवर होना चाहिए। पहले सेवा और विनिर्माण के लिए अलग अलग होता था, लेकिन अब क्या हो गया है, चाहे सेवा क्षेत्र हो चाहे विनिर्माण क्षेत्र हो, दोनों के लिए सेम कंडीशन हो गई है। और जब हम बात करते हैं सूक्ष्म उद्योग की तो इसके लिए लागत आपकी होनी चाहिए 1 करोड़, मैक्सिमम 1 करोड़ तक आप इसमें कर सकते हैं। टर्नओवर कितना होना चाहिए, पहले ये 25 लाख 50 लाख का था, बाद में इसको बढ़ा दिया गया है और बहुत परिवर्तन इसमें हुए हैं। 1 करोड़, अब इसमें टर्नओवर कितना होना चाहिए, टर्नओवर कितना होना चाहिए, मतलब 1 करोड़ अगर किसी में लागत लग रही है तो उसका टर्नओवर 1.5 करोड़, 5 करोड़ किया गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब यदि आपसे पूछा जाए कि सूक्ष्म उद्योग की कैटेगरी जो डिफाइन की गई है किन आधारों पे, पहला तो टर्नओवर के आधार पे, और टर्नओवर कितना होना चाहिए, 5 करोड़ तक टर्नओवर है तो आप सूक्ष्म उद्योग की श्रेणी में रखे जाएंगे। इसके बाद आता है मध्यम। मध्यम में क्या है, इसका 5 करोड़ था, लघु वाले होगा 5 करोड़। मध्यम मध्यम का तो शायद ज्यादा था, कितना था, 20 करोड़। पहले लघु आता है कि मध्यम आता है, पहले मध्यम आएगा, सूक्ष्म और लघु आएगा, लघु आएगा ना पहले। आपने इधर लगा दिया ना। नहीं मैंने लगाया, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा था पहले लघु आएगा। देखो अभी आप करते हो MSME, इसमें भी क्रॉनिकल ऑर्डर में लिखा गया है। यदि आपको इस 5 करोड़ वाला है लघु का कितना है, जैसे यहाँ पे दे दिया 5 करोड़, तो मतलब 5 से कम तो होगा नहीं। ठीक है, तो इसमें कितनी लागत तो होनी चाहिए, प्लांट और मशीनरी में कितनी लागत होनी चाहिए वो मैं पूछ रहा हूँ। यहाँ पे प्लांट और मशीनरी में जो लागत है ये 10 करोड़ तक है। ठीक है, 10 करोड़ तक की लागत आप प्लांट और मशीनरी में यदि खर्च करते हैं तो आप लघु के अंतर्गत माने जाएंगे। अब बात आती है टर्नओवर, क्योंकि जो परिभाषा अब आज के समय में है वो टर्नओवर के आधार पे है। तो टर्नओवर कितना होना चाहिए लघु का वो बताएं। इसका 50 करोड़, बहुत अच्छा अंदाज, अच्छा लगाया आपने, 50 करोड़। ठीक है, अब बात आती है मध्यम की। मध्यम के लिए क्या होना चाहिए, मध्यम के लिए क्या होना चाहिए, जो चल रहा है वही चल जाए, उसी रेशियो पे बात करेंगे, हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा आपका मध्यम के लिए 50।
50 करोड़ तक की आप यदि खर्च करते हैं प्लांट और मशीनरी में और आपका टर्नओवर 250 करोड़ तक होता है तो आप इसके अंतर्गत रखे जाएंगे। ठीक है, तो यदि जो आपका ऑर्डर चल रहा था 5 गुना वो यहाँ भी काम कर रहा है 5 गुना। ठीक है, तो ये वाला ऑर्डर याद कर लीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। क्या याद करना है कि सूक्ष्म उद्योग के लिए जो प्लांट और मशीनरी में खर्च है 1 करोड़ और उसी का 5 गुना जो है टर्नओवर होना चाहिए। इसी के साथ लघु में यदि हम देखें तो 10 करोड़ आप खर्च कर सकते हो प्लांट और मशीनरी में, टर्नओवर उसी का 5 गुना 50 करोड़। वही चीजें यहां पर भी है मध्यम में भी कि आप प्लांट और मशीनरी में 50 करोड़ तक का खर्च कर सकते हो और टर्नओवर आपका 250 करोड़ मतलब 5 गुना होना चाहिए। ठीक है, पहले ये नहीं था, पहले इनमें 25 लाख से शुरुआत होती थी, तो अब ये बदलाव किए गए हैं और याद रखना है कि ये अब टर्नओवर के आधार पे हम इनको डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये जरूर याद रखना है, टर्नओवर। ठीक, अब बात करते हैं कि जो आपके MSME होते हैं इनका किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान है, किस प्रकार से इनका योगदान है। कोई 1-2 पॉइंट बताएंगे कि किस प्रकार से MSME का योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में है, किस प्रकार से ये भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। बताइए सर, किस प्रकार से ये भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, जब बजट आता है तब भी आप चर्चा सुनते होंगे MSME की, क्योंकि भारत में जो सबसे ज़्यादा इकाइयां हैं, औद्योगिक इकाइयां हैं, वो है MSME की। और यदि इनकी बात करें कितना है तो 36.1 मिलियन, 36.1 मिलियन औद्योगिक इकाइयां भारत में MSME क्षेत्र में हैं। जब इतनी बड़ी इकाई है तो निश्चित रूप से करोड़ों लाखों लोगों को रोजगार देती होगी। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि भारत में सबसे ज़्यादा यदि हम देखें रोजगार कहाँ से मिल रहा है तो वो MSME से मिल रहा है। इसके साथ साथ और क्या देखने को मिलता है कि आप देखते होंगे कि जो भारत में हम निर्यात करते हैं, निर्यात में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान जो है MSME का है और भारत के कुल निर्यात में 45% जो योगदान देता है वो आपका MSME सेक्टर है। ठीक है, और चौथा, क्योंकि निर्यात में अगर इतना योगदान दे रहा है, लगभग 50% के योगदान निर्यात में दे रहा है, तो निश्चित रूप से जो भारत की GDP होगी उसमें भी इनका बेहतर योगदान होगा। तो जो GDP है भारत में, यदि हम बात कर लें विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों को जोड़कर कि MSME का कितना योगदान है, तो औसत 8% तक का योगदान ये करती हैं हमारी कुल GDP में। MSME जो सेक्टर है इसमें सेवा और विनिर्माण दोनों को जोड़ा गया है, तो दोनों को जोड़ने के बाद 8% तक का योगदान हमारी GDP में करती हैं। दूसरी क्या महत्वपूर्ण इनकी उपलब्धि है, इनकी उपलब्धि ये है कि इनकी जो औद्योगिक विकास की जो गति है हमेशा 10% से ऊपर रही है और इसके कारण क्या होता है कि इस क्षेत्र में लगातार नौकरियां सृजित होती रहती हैं और लगातार भारत की जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें ये सेक्टर आपका योगदान देता रहता है। इसके अतिरिक्त एक बहुत महत्वपूर्ण फायदा है, यदि आप समझ सकें, कि जो MSME सेक्टर के अंतर्गत जो औद्योगिक इकाइयां होती हैं इनमें से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों से लगी हुई होती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों से लगी होने के कारण क्या होता है कि जो लोग बाहर पलायन करते हैं, बाहर जैसे आप जानते हैं महानगरों में लोग पलायन करते हैं, तो उस तरह से पलायन को रोकने का भी काम करती हैं जिन क्षेत्रों में ये इकाइयां हैं। यदि किसी क्षेत्र विशेष में ये इकाई हैं तो वहाँ से क्या होता है कि जो पलायन होता है उसकी जो दर है वो अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कम होती है। तो ये कहीं ना कहीं पलायन को भी रोकने में भी योगदान देती हैं। ठीक है, पलायन को भी रोकने में योगदान देती हैं। अब हमने समझ लिया सेक्टर के बारे में, MSME सेक्टर के बारे में, किस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया जाता था। अब हम एक एक करके उद्योगों के बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लौह अयस्क उद्योग के बारे में। तो लौह अयस्क उद्योग के बारे में क्या है, कुछ बताएंगे। लौह अयस्क उद्योग, लौह अयस्क उद्योग, लौह अयस्क ना कह के लौह इस्पात उद्योग हम कहते हैं, लौह इस्पात उद्योग। आप जानते हैं कि लौह इस्पात, हाँ, राउरकेला, भिलाई और
सबसे पहले 1907 में जो इसका कारखाना था लौह इस्पात उद्योग का, वो 1907 में स्थापित किया गया था। कहाँ पे स्थापित किया गया था? आधुनिक झारखंड में स्थापित किया गया था, लेकिन ये पूर्व में बिहार का पार्ट था। ठीक है, तो जो पहली इकाई लगी थी वो वर्ष 1907 में लगी थी, जमशेद जी टाटा के द्वारा लगाई गई थी। और जो लौह इस्पात उद्योग होता है, किसी भी देश के आर्थिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण यदि योगदान कोई उद्योग देता है तो वो आपका लौह इस्पात उद्योग देता है। क्यों देता है? क्यों देता है सर? लौह इस्पात उद्योग किसी भी देश की आर्थिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है। क्यों? क्योंकि सर जितना ये वैसे भी निर्माण क्षेत्र है, मोटर व्हीकल है या रेलवे है या वायुयान वगैरह है, सब क्योंकि कहीं ना कहीं जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनमें लौह इस्पात मशीनरी का प्रयोग किया जाता है। तो यदि आपके यहाँ लौह इस्पात उद्योग बेहतर अवस्था में हैं तो निश्चित रूप से इस पर निर्भर रहने वाले विभिन्न उद्योगों का विकास आसानी से होता है। अभी आपने बात किया रेल का, तो आप बताएंगे कौन सी भारत में रेल फैक्ट्री है, कौन सी भारत में रेल फैक्ट्री है जो रेल के पहिए बनाती है? रायबरेली के अलावा मंडुआडीह में जो है पहिए की फैक्ट्री नहीं है। मंडुआडीह में रेल का इंजन बनता है, वाराणसी DLW डीजल रेल इंजन कारखाना वाराणसी। रायबरेली में कोच फैक्ट्री है, कपूरथला में भी कोच फैक्ट्री है। तो रायबरेली अभी हाल ही में एक कोच फैक्ट्री ने, जो पहिए बनाने वाली फैक्ट्री है, उसने रिकॉर्ड बनाया है। रिकॉर्ड क्या बनाया है कि जो रेल के पहिए बनते थे, 1,00,000वां पहिया उसने बनाया था। 1,00,000वां पहिया उसने निर्माण किया था जब से उसकी स्थापना हुई है, तब से आज तक में। तो उसका नाम पता होना चाहिए। ये तो आपको जब अभी परिवहन से संबंधित जो उद्योग हैं जब वो पढ़ाए जाएंगे तो उसमें आपको रेल के बारे में, वायु परिवहन कितना हमारे यहाँ विकसित है और उससे संगत जो उद्योग हैं वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। दूसरा, यदि हम देखें तो लौह इस्पात के बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आता है वो आता है आपका एल्युमिनियम उद्योग। एल्युमिनियम कैसे बनाया जाता है? एल्युमिनियम कैसे तैयार किया जाता है? एल्युमिनियम, इसके लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है? एल्युमिनियम के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है सर? सर आपने पढ़ा था, बताएं। बॉक्साइट इसमें कच्ची धातु के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। बॉक्साइट को गलाने के बाद हमें एल्युमिनियम के लिए जो पदार्थ होता है वो हमारा तैयार होता है। तो जो एल्युमिनियम उद्योग हमारा है, विशेषकर ये बॉक्साइट, इसमें रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता है, प्रयोग होता है। और आप देखोगे कि एल्युमिनियम के जो भी उद्योग हैं वो उन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेंगे जहां पर कोयले से संबंधित खदानें हैं, कोयला सुलभता से आसानी से उपलब्ध हो जाता है। उन्हीं क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा एल्युमिनियम से संबंधित उद्योग। क्यों? क्योंकि बॉक्साइट को गलाने के लिए कोयले की आवश्यकता होती है और कोयला उन्हीं स्थानों पर सुलभ और सस्ता मिल सकता है जहां से इसकी खदानें हैं, जहां से इसका उत्पादन होता हो। तो एल्युमिनियम के लिए यदि हम बात करें कि एल्युमिनियम किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान देता है, किन किन क्षेत्रों में एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम का प्रयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है? कुछ हाँ बोलिए। कहाँ पे? देखो अब हम एक एक करके देख लेते हैं। तार बनाने में उसका, ये हैं भारत के औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। ये हैं भारत के औद्योगिक क्षेत्र, इसकी अभी हम बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे लौह अयस्क की, तो इसमें आप देखेंगे जी कि जो कंपनियां हैं भारत में, जो लौह अयस्क से संबंधित जो लौह इस्पात बनाने वाली कंपनियां हैं वो कुछ प्रमुख कंपनियों के नाम इसमें दिए गए हैं। जैसे
टिस्को का नाम अक्सर आपको सुनने को मिलता है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण कंपनी यदि हम देखें तो यही है, ठीक। तो इसमें आप देखेंगे कि टाटा लौह अयस्क इस्पात संयंत्र टिस्को ये कहाँ पे है, जमशेदपुर, आधुनिक झारखंड में है, पहले ये बिहार में हुआ करता था। अब बात आती है कि इसके लिए लौह अयस्क कहाँ से आता है। तो लौह अयस्क इसके लिए कहाँ से आता है, ओडिशा की गुर महिसानी एवं मयूरभंज की नोवामुंडी खानों से इसके लिए जो लौह अयस्क है, कच्चा माल है, वो प्राप्त होता है। कोयला, क्योंकि आप जानते हैं कि लौह अयस्क के लिए कोयला एक महत्वपूर्ण है, जैसे एल्युमिनियम उद्योग के लिए कोयला आवश्यक है, उसी के समान लौह अयस्क के लिए भी कोयला आवश्यक होता है। और आप जानते हैं कि भारत में कोयला जो आपका एंथ्रासाइट प्रकार का कोयला है वो भारत में नगण्य है, बहुत कम पाया जाता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र हैं जहां पे पाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जिन उद्योगों के लिए, जिन औद्योगिक इकाइयों के लिए हमें उच्च क्वालिटी का, उच्च गुणवत्ता का कोयले की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए हम बाहर से आयात करते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे कि बीच बीच में आपको लिखा होगा इसमें कि कुछ जगहों पे अभी आपको मैं दिखाता हूं कि वहां पे लिखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया से आयात। देखिए, ऑस्ट्रेलिया से आयात मतलब जिन उद्योगों के लिए हमें कोयले की आवश्यकता पड़ती है उच्च गुणवत्ता की, तो हम किसी संबंधित देश से आयात करते हैं। और ये जो डेटा दिया हुआ है ये लेटेस्ट है, तो इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। तो जो टाटा लौह इस्पात संयंत्र है, इसके लिए ओडिशा की खान और उड़ीसा की गुरु महिसानी और मयूरभंज की नोवामुंडी खानों से यहाँ पे लोहा अयस्क आता है। कोयला यहाँ पे झरिया की खानों से आता है और इसके लिए जो संबंधित बाजार है जहाँ से इसको सप्लाई किया जाता है वो आपका है कोलकाता। इसी के साथ साथ यदि हम देखें, भारतीय लौह व इस्पात संयंत्र टिस्को बर्नपुर जो पश्चिम बंगाल में इनकी एक इकाई है, इसके लिए कोयला जो आपका आता है वो छोटा नागपुर पठार और उड़ीसा के क्योंझर से आपका आता है। झरिया व रानीगंज की खानों से यहाँ पे कोयला मिलता है और ये पहला वाला जो कॉलम है ये लौह अयस्क के लिए है। अब इसमें यदि हम देखें तो तीसरा आपका आता है विश्वेश्वरैया। इनका नाम तो आपने सुना होगा, पूरा नाम क्या है? हाँ, एम विश्वेश्वरैया लौह इस्पात संयंत्र जो है ये है कर्नाटक में। इसके लिए जो लौह अयस्क आता है वो आता है बाबा बूदन पहाड़ी से, और जो यहाँ पे कोयला लगता है वो बनों की लकड़ी से, मतलब कास्ट कोयला यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। और पश्चिमी घाट से प्राप्त जल विद्युत, मतलब इसके लिए जो यहाँ पे ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो जल विद्युत से भी प्राप्त की जाती है, और इसके लिए बनों से जो है कास्ट कोयला इसमें प्रयोग किया जाता है। इसके बाद यदि हम देखें तो आपका आता है भिलाई लौह व इस्पात संयंत्र। इसके लिए जो लौह अयस्क आता है वो दिल्ली राजहरा क्षेत्र से आता है और उत्तम कोयला झरिया व बोकारो से तथा विद्युत कोरबा तापीय केंद्र से यहाँ पे आती है। दक्षिण भारत मुंबई, कोलकाता, मद्रास और दिल्ली, यहाँ से जो आपका लौह और इस्पात बनता है वह इन क्षेत्रों में आपके बिक्री के लिए या बाजार उपलब्धता के लिए भेजा जाता है। इसी के साथ साथ आपका आता है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, पश्चिम बंगाल में है। छोटा नागपुर पठार व उड़ीसा से लौह अयस्क की आपूर्ति होती है और बराबर व झरिया क्षेत्रों से यहाँ पे कोयला आता है, जिससे यहाँ पे ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित हो पाती है। अब ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप देखेंगे कि नाम देके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ पे है। तो राउरकेला बहुत सुना हुआ नाम है, क्योंकि इस समय जो आपका हॉकी स्टेडियम बन रहा है भारत का सबसे बड़ा, वो आपका यहीं पे बन रहा है। तो राउरकेला तो आप आसानी से कर ले जाते हैं। बोकारो अक्सर पूछा जाता है कि भाई बोकारो इस्पात संयंत्र कहाँ पर है। ओडिशा से इसके लिए आपका लौह अयस्क आता है और यहाँ पे जो कोयला होता है वो आपका स्थानीय कोयला झरिया व करणपुरा के समीप निकलता है। इससे एक चीज आपको देखने को पता चल गया होगा कि जो भी भारी उद्योग होते हैं, चाहे लौह अयस्क हो गया, चाहे एल्युमिनियम हो गया, या कोई भी उद्योग बात कर लें, सूती वस्त्र उद्योग की बात कर लें, जूट उद्योग की बात कर लें, उन्हीं क्षेत्रों में होते हैं जहां पे उनको कच्चा माल मिलता है, जहां पे उनको ऊर्जा संसाधन जो है, ऊर्जा की जो आपूर्ति होती है आसानी से सस्ती दरों पर मिल जाती है। तो जो भी क्षेत्र आप देख रहे होंगे, चाहे आप कोयला के क्षेत्र की बात कर लें, लौह अयस्क की क्षेत्र की बात कर लें या संबंधित उद्योग की बात कर लें, उन्हीं क्षेत्रों में आपको देखने को मिल रही है जहां पे लौह अयस्क भी आसानी से उपलब्ध हो रहा है और कोयला भी मिल रहा है। ठीक है, तो इससे देखेंगे तो बोकारो हो गया, सेलम इस्पात संयंत्र हो गया,
तमिलनाडु में। और इसके लिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो कोयले की आपूर्ति है वो ऑस्ट्रेलिया से आयातित हम करते हैं। इसी के साथ हमने देख लिया विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र आंध्र प्रदेश, यहाँ पे बैलाडीला की खानों से आता है लौह अयस्क, और ऑस्ट्रेलिया से हम यहाँ पर कोयले का आयात करते हैं। तो इसमें कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए, जैसे आपने लौह अयस्क से संबंधित डिटेल नोट किया होगा, मैप बनाया होगा कि कहां पर लौह अयस्क पाए जाते हैं। तो जो ये क्षेत्र दिए हुए हैं लौह अयस्क के, इनको भी आप, यदि इनमें से कोई छूटा है तो मैप में इनको भी आप दर्शा लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जैसे गुर महिसानी, मयूरभंज की नोवा मुंडी, छोटा नागपुर पठार, क्योंझर, बाबा बूदन पहाड़ी, डल्ली राजहरा क्षेत्र, इसके बाद आप देखेंगे तो आपका बैलाडीला की खाने, और लास्ट में आपका बोनाई क्षेत्र, क्योंझर बोनाई क्षेत्र। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इन क्षेत्रों के बारे में, क्योंकि लौह अयस्क से संबंधित ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहां से निकाले जाते हैं। तो इन क्षेत्रों के बारे में, इनके नाम लौह अयस्क के संबंध में आपको रटे होने चाहिए। अब यदि आप नोट करना चाहते हैं इसको, तभी बाद में मैं दिखा दूंगा, तो आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि खानों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यदि हम बात कर लें कि भारत के जो निर्माणाधीन संयंत्र हैं, इस्पात संयंत्र हैं, वो कहाँ पे हैं। तो ये एक आपका है पोहांग स्टील कंपनी, पोस्को, पारादीप ओडिशा में है। इसके बाद आपका बीजा स्टील लिमिटेड कलिंग नगर में है, ओडिशा में है। इसके बाद है आर्सेलर मित्तल स्टील कंपनी, पाटन क्योंझर उड़ीसा में है। और जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड अंगुल ओडिशा में है, जो निर्माणाधीन है। और जिंदल समूह की एक और फैक्ट्री विजयनगर होसपेट कर्नाटक में है, ठीक है। अब इसमें यदि हम देखें तो इसमें बोला गया है कि ए नंबर पे जो है ये विश्व की सबसे बड़ी इस्पात कंपनी है। मतलब विश्व की सबसे बड़ी इस्पात कंपनी कौन सी है? आर्सेलर वित्तल स्टील कंपनी जो है ये विश्व की सबसे बड़ी इस्पात कंपनी है। दूसरे पॉइंट पे लिखा हुआ है कि विश्व का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा जो इस्पात संयंत्र है वो है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब जैसे इसमें कुछ क्षेत्र दिए हुए हैं, क्षेत्र क्या दिए हुए हैं यहाँ पे देखिए, आपका दिया है मैग्नीज अयस्क, इस्पात संयंत्र, चूना पत्थर, लौह अयस्क, कोयला और रेलवे लाइन। ये जो दी हुई है ये रेलवे लाइन दी हुई है। इससे क्या पता चलता है कि जो संगत उद्योग हैं उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित हैं जहां पे उससे संबंधित, उस उद्योग से संबंधित कच्चा माल आसानी से मिल जाता है और उसके लिए ईंधन भी आसानी से प्राप्त हो जाता है। जैसे यदि हम देखें तो चूना पत्थर जो आपकी ये फैक्ट्री है, इसके लिए चूना पत्थर वीर मित्रपुर से आ रहा है। और आप देखेंगे कि ये जो फैक्ट्रियां हैं इनमें आप देख रहे होंगे डॉटेड लाइन देख रहे होंगे, डॉटेड लाइन का मतलब है लौह अयस्क। और ये लौह अयस्क से संबंधित फैक्ट्री आप देख रहे होंगे कि किन क्षेत्रों में मिलती है। यहाँ पे लौह अयस्क मिल रहा है, इस क्षेत्र से आपका कोयला आ रहा है और यहाँ से चूना पत्थर आ रहा है और आसानी से इस क्षेत्र विशेष में आपको फैक्ट्री देखने को मिल रही है। तो कहने का मतलब है इस्पात संयंत्र यहाँ पे स्थापित किया गया है। आप देख रहे होंगे हीरापुर आसनसोल की बात हो रही है। और आसनसोल कहाँ पे पड़ता है? पश्चिम बंगाल या असम में? आसनसोल। तो आसनसोल में ये फैक्ट्री स्थापित की गई है पश्चिम बंगाल में। और आप देख रहे होंगे कि कोयला झरिया से आ रहा है और वीर मित्रपुर से आपका चूना पत्थर आ रहा है। और इसके साथ साथ जो अन्य आवश्यक चीजें हैं वो भी इन क्षेत्रों में आसानी से सुलभ हैं। दूसरा इसी प्रकार से आप देख रहे होंगे नाम दिया है विश्वेश्वरैया इस्पात संयंत्र। और ये कहाँ पे है? ये है भद्रावती नामक स्थान पे। और इसमें आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से, किस स्थान विशेष से यहाँ पे इस्पात के संबंधित लौह अयस्क की आपूर्ति हो रही है, कोयला की आपूर्ति हो रही है। तो कहने का मतलब उद्योग उन्हीं क्षेत्र विशेष में होते हैं जहां पे उनकी आपूर्ति सुलभ होती है। अब उत्तर प्रदेश में आपको लौह अयस्क से संबंधित उद्योग नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में यदि हम कोयला लाएंगे तो कोयला कहाँ से लाएंगे? झारखंड पश्चिम बंगाल से लाएंगे, महंगा पड़ेगा। लौह अयस्क भी हम लाएंगे तो उसका भी परिवहन शुल्क देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें उन्हीं क्षेत्रों में विकसित होती हैं जहाँ पे संबंधित आपके रॉ मटेरियल मिलते हैं। अब बात कर रहे थे एल्युमिनियम संयंत्र की। दूसरा हमने देखा था एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में कुछ नाम आप हमेशा सुनते होंगे, जैसे नाल्को हमेशा चर्चा में रहता है। और कई बार इनके जो डायरेक्टर हैं उसके बारे में भी पूछ लिया जाता है कि नाल्को के डायरेक्टर कौन है। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे हिंडाल्को ये आपका है। हिंडाल्को कहाँ पे है, किस राज्य में पड़ता है? हिंडाल्को किस राज्य में पड़ता है? आदित्य बिरला ग्रुप का है।
मिर्जापुर में है, रेणुकूट नामक स्थान पे दिखाया गया है। इसी के साथ साथ यदि हम देखें मुरी, बोकारो और आसनसोल, मुरी और बोकारो ये किस राज्य के हिस्से हैं? ये आप देख रहे होंगे जमशेदपुर के क्षेत्र में ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है। आसनसोल आपका हो गया पश्चिम बंगाल में। इसके बाद आप देख रहे होंगे इंडल्को, इंडल्को आपको कहां पे देखने को मिल रहा है? इंडल्को आपको पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, जेके नगर में आपको इंडल्को देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार से अगली जो कंपनी है एल्युमिनियम की वो है बाल्को। बाल्को कहां पे देखने को मिल रहा है? कोरबा में आपको देखने को मिल रहा है बाल्को। और बाल्को के बाद अगला आपका आता है नाल्को, और नाल्को कहां पे देखने को मिल रहा है? अंगुल के क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। और ये कौन सा राज्य होगा आपका? पश्चिम बंगाल। कहां से होगा? पश्चिम बंगाल। ये कहां से होगा सर? ठीक है, तो अंगुल आपका हो गया नाल्को, ये आपका हो गया उड़ीसा। इसी के साथ साथ इंडाल नामक कंपनी है, ये भी आपको उसी राज्य विशेष में देखने को मिल रही है। वेदांता समूह के बारे में आप सुनते ही हैं, तो वेदांता भी उसी क्षेत्र विशेष में आपको देखने को मिल रही है। इसके बाद यदि आप देखें तो माल्को, माल्को जो कंपनी है वो आपको देखने को मिल रही है तमिलनाडु क्षेत्र विशेष में। और इस तरफ यदि हम देखें तो आपको हिंडाल्को की एक और शाखा देखने को मिल रही है मुंबई में, जिसकी स्थापना इसमें दिया है वर्ष 1958 में की गई थी और आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा संचालित है। और इसी तरह से आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा संचालित हिंडाल्को की जो आपने देखा उत्तर प्रदेश में, उसकी भी बात की गई है। तो यदि आपसे कभी भी पूछ लिया जाए, इसमें जो नाम देख रहे होंगे जैसे हिंडाल्को, इसके बाद बाल्को, नाल्को, तो इस तरह के जो नाम देखने को मिल रहे हैं, यदि कभी पूछ लिया जाए कि किससे संबंधित उद्योग हैं, तो ये सारे के सारे एल्युमिनियम से संबंधित उद्योग हैं। इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और यदि हम बात करें तो ये आपके केंद्र हैं, जैसे अभी मैंने एक एक करके देखा था हमने नाम। तो सबसे पहले बाल्को आता है। बाल्को की जो स्थापना है इसमें आप देख रहे होंगे कि 1965 में की गई थी। सहायक देश कौन सा है? किस देश ने इसमें हमें सहायता किया था? उस समय के सोवियत रूस ने किया था, मतलब रूस की सहायता से बना है। और प्रमुख जो केंद्र हैं ये आपके कोरबा और कोयना, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में इनके केंद्र हैं। और इसी के साथ आप देख रहे होंगे क्योंकि एल्युमिनियम उद्योग के लिए रॉ मटेरियल के रूप में बॉक्साइट प्रयुक्त किया जाता है, तो बॉक्साइट बाल्को के लिए कहां से आ रहा है? अमरकंटक की पहाड़ी से आ रहा है। और ताप विद्युत और जल विद्युत से यहाँ पे जो ऊर्जा की आवश्यकता है, जो शक्ति की आवश्यकता है, उसको सुनिश्चित की जा रही है। इसी प्रकार से नाल्को यदि देखें तो नाल्को की स्थापना वर्ष 1981 में हुई थी, फ्रांस के सहयोग से हुई थी। और ओडिशा में इसका प्रमुख केंद्र है। पूर्वी घाट से इसके लिए बॉक्साइट की आपूर्ति की जाती है। इसी के बाद आता है हिंडाल्को, जिसकी स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी, अमेरिका के सहयोग से हुई थी। रेणुकूट उत्तर प्रदेश में ये आपको देखने को मिलता है। बॉक्साइट इसके लिए झारखंड से आता है। ठीक है, इसी प्रकार से इंडाल्को है, वर्ष 1938 में इसकी स्थापना हुई थी। कनाडा की सहायता से हमने इसको बनाया था। और जेके नगर पश्चिम बंगाल और मुरी और झारखंड में इसकी शाखाएं देखने को मिलती हैं। और जो बॉक्साइट आता है वो झारखंड के क्षेत्र से आता है। तो इसी प्रकार से दो और नाम आपके दिए हुए हैं। तो कहने का मतलब आप देख रहे होंगे कि एल्युमिनियम से संबंधित जो भी उद्योग हमने विकसित किया, उसमें हमने कहीं ना कहीं से किसी बाहरी देश से सहायता ली है, उसकी सहायता से हमने विकसित किया है। तो अब जो क्षेत्र दिए हुए हैं, जैसे इंडाल्को कहाँ पे है तो वो क्षेत्र आपको पता होना चाहिए। माल्को कहाँ पे है, वेदांता कहाँ पे है। तो स्टील के बारे में, एल्युमिनियम के बारे में जब आप देखते हैं तो वो संबंधित राज्य भी आपको पता होना चाहिए, साथ ही साथ कौन से केंद्र हैं जहां से बॉक्साइट इनके लिए आपूर्ति हो रही है। तो जब आप याद करेंगे कि बॉक्साइट भारत में कहां कहां मिलता है, तो आपको प्रमुखता किनको देनी है? इन क्षेत्रों को देनी है जहां से रॉ मटेरियल के रूप में हम बॉक्साइट को एल्युमिनियम उद्योग के लिए भेजते हैं। इसी तरह से जब लौह इस्पात देखते हैं तो लौह अयस्क हमें रॉ मटेरियल के रूप में किस क्षेत्र विशेष से मिलता है, उन क्षेत्र विशेषों को हमको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो इसी के साथ आगे यदि हम देखें तो आगे आपको देखने को मिलेगा जूट मिलें, लेकिन अभी वहां पे नहीं जाना है। पहले इन दो के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम नोट कर लेते हैं। और ये जो पीडीएफ है ये आपको कल ही शेयर कर दी गई थी। यदि आपने देखा होगा तो शायद आपको मिल गया होगा। कल ही रात में ये पीडीएफ आप तक शेयर कर दी गई थी। ठीक है, तो चलिए कुछ नोट कर लेते हैं। हेडिंग डालिएगा, भारत के औद्योगिक क्षेत्र, या केवल औद्योगिक क्षेत्र हेडिंग डालिएगा सर। औद्योगिक क्षेत्र लिखिए। प्राचीन काल से ही
प्राचीन काल से ही विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों प्राचीन काल से ही विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों की संपन्नता के कारण विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों की संपन्नता के कारण भारत देश की गणना, सर बहुत छोटा छोटा लिख रहे हैं सर, बहुत छोटा छोटा लिख रहे हैं, पढ़ पा जाएंगे बाद में। भारत देश की गणना विश्व के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में की जाती थी। प्राचीन काल से ही विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों की संपन्नता के कारण भारत की गणना विश्व के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में की जाती थी। सूती व रेशमी वस्त्र, सूती व रेशमी वस्त्र, लौह इस्पात एवं अन्य धातुओं से निर्मित वस्तुएं विदेशों में भी प्रसिद्ध हो चुकी थी। हालांकि भारत में औद्योगिक विकास का प्रारंभ अंग्रेजों के आगमन के पश्चात माना जाता है। हालांकि भारत में औद्योगिक विकास का प्रारंभ अंग्रेजों के आगमन के पश्चात माना जाता है, जिसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तेजी देखने को मिलती है, जिसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तीव्र विकास देखने को मिलता है। ठीक है। औद्योगिक इकाइयों के विकास होने के कारण संचार और परिवहन के साधनों की भी बेहतर व्यवस्था उस क्षेत्र विशेष में सुनिश्चित हो पाती है। ठीक है सर। अब सबसे पहले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के बारे में किस प्रकार से वर्गीकरण उनका किया जाता है, तो वो लिख लीजिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का वर्गीकरण। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का वर्गीकरण। ठीक है। 3 भाग बना लीजिएगा, एक बार सूक्ष्म लिख लीजिए, एक लघु लिख लीजिए, एक मध्यम लिख लीजिए। 3 लाइनिंग खींच के 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, एक जगह सूक्ष्म, एक जगह लघु और एक जगह मध्यम। इस तरह लिख लीजिए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम हो गया। अब सूक्ष्म जहाँ पे लिखा है, सूक्ष्म में लिखिएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बात होगी निवेश की और टर्नओवर की। तो सूक्ष्म में लिखिएगा निवेश 1 करोड़ तक, निवेश आगे लिख लीजिएगा 1 करोड़ तक, टर्नओवर 5 करोड़ तक। निवेश 1 करोड़ तक, टर्नओवर
5 करोड़ तक। ठीक है। दूसरा लघु या मध्यम, हाँ तो लघु में नोट करिएगा। निवेश 10 करोड़, निवेश 10 करोड़ तक, टर्नओवर 50 करोड़ तक। टर्नओवर 50 करोड़ तक। अब लिखिएगा मध्यम, निवेश 50 करोड़ तक, टर्नओवर 250, टर्नओवर 250 करोड़ तक। ठीक है। आप जहां पे अध्ययन कर रहे हैं ये किस कैटेगरी में आएगी, आज पूछ लीजिएगा सर जी से। जहां पे आप अध्ययन कर रहे हैं सूक्ष्म में, तो ये सूक्ष्म में है, लघु में, कैसे आपको पता? सूक्ष्म में है, टर्नओवर के आधार पे है तो आपको कैसे पता कि ये सूक्ष्म में है? मध्यम में होगा। टर्नओवर के आधार पे है ना, तो सर जी से पूछिएगा, हाँ सर जहाँ पे हम अध्ययन कर रहे हैं सूक्ष्म में आता है, लघु में आता है कि मध्यम में आता है? कुछ नहीं आता है। ऐसे कैसे होगा? कुछ में कहीं तो रजिस्ट्रेशन होगा, ऐसे थोड़ी होगा। उद्योग जो उसकी वेबसाइट है उसमें रजिस्ट्रेशन सबका होता है। 5 करोड़ तक मतलब सूक्ष्म में है संस्था आपकी। चलिए आगे नोट करिए, और इसी में नोट कर लीजिएगा। 5 तक की बात हो रही ना, इसी में नोट करिएगा। नोट क्या करना है कि आत्मनिर्भर पैकेज के घोषणा के समय, नोट में करके लिखिएगा, आत्मनिर्भर पैकेज के घोषणा के समय भारतीय वित्त मंत्री ने प्लांट व मशीनरी में निवेश की जगह, प्लांट व मशीनरी में निवेश की जगह पर टर्नओवर के आधार, निवेश की जगह पर टर्नओवर के आधार पर एमएसएमई का वर्गीकरण किया, एमएसएमई का वर्गीकरण किया। देखो एक कमेंट आ रहा है सर मध्यम में भी हो सकता है। आज दीपक सर से कॉल करके पूछ लीजिएगा, सर ऐसा है औद्योगिक क्षेत्र हम पढ़ रहे थे तो एक डाउट है कि हमारी जो संस्था है वो किस में आती है। ठीक है, तो इसमें इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा जहाँ पे लिखा है ना कि टर्नओवर के आधार पे, क्योंकि इस तरह से पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक्स में भी जोड़ के पूछा जा सकता है। ठीक है, कि टर्नओवर के आधार पे अब वर्गीकरण होता है, क्योंकि पहले। अब इसमें लिखिएगा एमएसएमई के अर्थव्यवस्था में योगदान, एमएसएमई का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान। वैसे तो इकोनॉमिक्स में पढ़े ही होंगे, पढ़े हैं ना, लेकिन नोट कर लीजिए 2 पॉइंट। एमएसएमई का अर्थव्यवस्था में योगदान, ठीक है। पहला योगदान क्या है अभी बताया गया था आपको, चलो एक तो याद रखा है, और कोई याद है? सबसे पहले नोट करिए, भारत में 36.1 36.1 मिलियन, भारत में 36.1 मिलियन एमएसएमई इकाइयाँ संचालित हो रही हैं, एमएसएमई इकाइयाँ संचालित हो रही हैं। ठीक है, और अगर इकाइयाँ संचालित हो रही हैं तो निश्चित रूप से लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लगभग कितने? 120 मिलियन लोगों को इसमें रोजगार भी मिला है। तो दूसरा पॉइंट नोट कर लोगे कि एमएसएमई सेक्टर में लगभग 120 मिलियन लोग कार्यरत हैं। ठीक है, बहुत बड़ी संख्या होती है, जो मोदी जी ने वादा किया था उसका कई गुना है। ठीक है, 120 मिलियन लोग कार्यरत हैं। अब तीसरा पॉइंट इसमें नोट करिएगा कि एमएसएमई का निर्यात में योगदान
45% है। जो भी हम निर्यात करते हैं उसमें 45% जो योगदान है वो MSME सेक्टर का है, ये नोट करिएगा। ठीक है, अब नोट करिएगा जीडीपी में कितना योगदान है। तो नोट करिएगा कि जीडीपी में, और दो भाग में बांट लीजिएगा, एक लिखिएगा विनिर्माण और एक लिखिएगा सेवा, विनिर्माण और सेवा। और इसमें नोट करिएगा कि विनिर्माण में जो है इनका जो योगदान है वो 6.1%, जो विनिर्माण क्षेत्र है वो 6.11% योगदान भारतीय जीडीपी में कर रहा है। और MSME का जो क्षेत्र सेवा क्षेत्र में कार्य कर रहा है इसका जो योगदान है वो 25% है। ठीक है, ठीक है सर। अगला नोट करिएगा, इसमें वार्षिक वृद्धि दर इनकी लगातार 10% रही है। मतलब जहाँ पे अन्य अर्थव्यवस्थाएं, अन्य क्षेत्र जो हैं मंदी के शिकार होते रहते हैं कोविड काल में भी, लेकिन ये एक क्षेत्र ऐसा है MSME का जहाँ पे लगातार वृद्धि दर पॉजिटिव बनी रहती है, सकारात्मक बनी रहती है। ठीक है, तो वार्षिक वृद्धि दर लगभग 10% ये यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब आप नोट करेंगे लौह इस्पात उद्योग। पहला, लौह इस्पात उद्योग, लौह इस्पात उद्योग। ठीक है, अब नोट करिए लौह इस्पात उद्योग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में नोट कर रहे हैं आप। लौह इस्पात उद्योग किसी देश के आर्थिक विकास का, लौह इस्पात उद्योग किसी देश के आर्थिक विकास का क्या माना जाता है? क्या? रीढ़ की हड्डी तरह से। हाँ, तो अंग बोले थे ना, अंग और रीढ़ की हड्डी में अंतर है। ठीक है, आधार माना जाता है। लौह इस्पात उद्योग किसी देश के आर्थिक विकास का आधार माना जाता है। देश में इसका सबसे पहला बड़े पैमाने पर कारखाना वर्ष 1907 में तत्कालीन बिहार राज्य में स्वर्ण रेखा नदी घाटी में, वर्ष 1907 से? हाँ, 1907 में तत्कालीन बिहार राज्य में स्वर्ण रेखा नदी की घाटी में साकची नामक स्थान पर जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था। साकची नामक स्थान पर जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट, विकास की दृष्टि से सर्वप्रथम कारखाना वर्ष 1874 में कुल्टी नामक स्थान पर, यह है पश्चिम बंगाल में, कुल्टी नामक स्थान पर 1874 में कुल्टी नामक स्थान पर बाराकर लौह कंपनी के नाम से स्थापित किया गया था, जो 1889 में बंगाल लौह व इस्पात कंपनी, जो 1889 में बंगाल लौह व इस्पात कंपनी के रूप में परिवर्तित हो गई,
बंगाल लौह व इस्पात कंपनी के रूप में परिवर्तित हो गई। ठीक है, अगला पॉइंट महत्वपूर्ण है। वर्ष 1908 में पश्चिम बंगाल की दामोदर नदी घाटी में हीरापुर नामक स्थान पर भारतीय लौह इस्पात कंपनी स्थापित हुई। वर्ष 1923 में दक्षिण भारत के मैसूर राज्य में तत्कालीन मैसूर था, आज उसी को कर्नाटक के नाम से जानते हैं। मैसूर राज्य में भद्रावती नामक स्थान पर देश की प्रथम सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स की स्थापना की गई। तो लौह इस्पात से संबंधित जो पहली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई थी वो कर्नाटक में स्थापित की गई थी। ठीक है, मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स की स्थापना की गई, जिसको वर्तमान समय में विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से जाना जाता है। जिसको वर्तमान समय में विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से जाना जाता है। हाँ जी, ठीक है। ठीक है सर, अब आगे नोट करिएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में, कब थी तृतीय पंचवर्षीय योजना? पंचवर्षीय योजना बोलिए, जितनी ये अपना भिलाई है और सर अभी दुर्गापुरा तीसरी में, बाकी ये दूसरी में। हाँ, अभी नोट करिएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना काल कब था? तृतीय पंचवर्षीय योजना काल पहला सर 51-56, दूसरा ये 66-67 तो उस टाइम तो होगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना काल 61 से 66। ठीक है, तो नोट करिए। तृतीय पंचवर्षीय योजना काल 1961 से 66 में झारखंड के बोकारो नामक स्थान पर एक नए कारखाने की आधारशिला रखी गई, जिसमें उत्पादन चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में प्रारंभ हो गया। वर्तमान समय में लौह इस्पात का उत्पादन करने वाले 7 कारखानों के अतिरिक्त
आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र से, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र से भी उत्पादन हो रहा है, से भी उत्पादन हो रहा है। इस्पात संयंत्र से भी उत्पादन हो रहा है। यह संयंत्र देश का पहला ऐसा समन्वित संयंत्र है जिसने ISO प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, जिसने ISO प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। ठीक है, ये क्या है सर? ISO प्रमाण पत्र नहीं पता? ISO सर्टिफिकेशन नहीं पता? अभी बता देते हैं सर, नहीं पता तो। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट पता है? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट पता है क्या? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट किसको दिया जाता है? क्या सर, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट अभी चर्चा में था, इसीलिए मैंने पूछ लिया आपसे। कुछ नहीं है तो सर, लगता है छोड़ छाड़ के जाता जाना चाहिए। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट, ब्लू अभी हाल ही में क्यों चर्चा में था? 8 बंदरगाहों को। कौन कौन? सर समुद्री बीजों को दिया जाता है। तो कैसे? वो बंदरगाह थोड़ी हैं, जैसे कर्नाटक में दिया गया, उड़ीसा में दिया गया, अंडमान निकोबार में दिया गया, गुजरात में दिया गया, दीव में दिया गया। तो ये तो बंदरगाह नहीं है। जैसे घोघला बीच है, उसको दिया गया है, तो बंदरगाह नहीं है। समुद्री बीचों को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? 7 से 8 पॉइंट हैं, जैसे दिव्यांगों के लिए सुलभता, वहाँ पे आसानी से जा सकें। दूसरा, साफ सफाई व्यवस्था, मतलब पर्यावरण से संबंधित कार्य, और उसमें सुरक्षा स्थिति को भी लिया जाता है। 7 से 8 पॉइंट हैं। तो कहने का मतलब है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट समुद्री बीचों को दिया जाता है। ISO सर्टिफिकेट ये तो विभिन्न प्रकार की कंपनियों को दिया जाता है। ठीक है सर, अभी बता देते हैं सर। चलिए, और इसमें पहले और नोट करिए, साथ ही इसी के आगे नोट करिएगा, साथ ही। ठीक है सर, जाइए। ठीक है, कोई बात नहीं। साथ ही कर्नाटक के बेल्लारी जिले में, साथ ही कर्नाटक के बेल्लारी जिले में हासपेट के समीप विजयनगर इस्पात संयंत्र तथा तमिलनाडु के सलेम जिले में सलेम इस्पात परियोजना निर्माणाधीन है। ठीक है, अब आपको कुछ चीज़ें नोट करनी है। जैसे यहाँ पे कुछ कारखानों के नाम थे जो अभी आपको मैप में दिखाया था, वो चीज़ आपको नोट करना है। ठीक है, उनके एक जो 7 से 8 कारखाने हैं उनके बारे में एक बार नोट कर लीजिए कि कौन सा कहाँ पे पड़ता है। बस कोयले की आपूर्ति कहाँ से हो रही है, लौह अयस्क, ये सारी चीज़ें नहीं, 3-4 जाते हैं, दुर्गापुरा है, ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, 11 ये हो गए, बाकी जो निर्माणाधीन है तो इसको नोट कर लीजिए। जैसे अभी सलेम की बात हुई ना, तो इसको नोट कर लीजिए एक बार। हाँ, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाकी जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं वो नोट कर लें। अच्छा, आपके मैप में दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग में वीडियो जाएगी ना, समस्या मेरे लिए होगी। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो जो लोग रिकॉर्ड देख रहे हैं वो फिर मांगेंगे कहाँ से देंगे हम।
तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो भी है, ठीक है। जो लोग यहाँ पे आज देख रहे हैं इस वीडियो की, आज का मतलब वर्ष 2021 में फरवरी माह में, उनके लिए है कि ऐप में भी दी गई है, ठीक है। अब यदि आप फरवरी माह के बाद देखते हैं तो आपको स्क्रीनशॉट के भरोसे रहना है। 10 यहाँ पे दिख रहे हैं, 10 के बाद ये आप ले लीजिए। 11वां आपका है पारादीप इस्पात संयंत्र ओडिशा, ठीक है। और इसके बाद आपको इनका लेना है, कौन से निर्माणाधीन इस्पात संयंत्र हैं, इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे पोहांग स्टील कंपनी, बीजा स्टील लिमिटेड, आर्सेलर मित्तल स्टील कंपनी और जिंदल स्टील कंपनी, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ जी, शनिवार कौन सा दिन है आज? कोई होगा, लेकिन छुट्टी चल रही है अभी 2-3 दिन, ठीक है। चलिए अब आगे नोट करते हैं अगला, इसी में अगला पॉइंट। सर इतने मित्र हैं फिर भी दिक्कत होती है। चलिए अगला नोट करिए अब, एल्युमिनियम उद्योग। अब सारा सर आपको नोट करना है, जो लिस्टिंग है वो आप लिस्टिंग कर लीजिएगा, ठीक है। अगला एल्युमिनियम उद्योग, स्पेस छोड़ दीजिएगा, जितने में आप करना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। करिए। एल्युमिनियम उद्योग के अंतर्गत, एल्युमिनियम उद्योग के अंतर्गत, एल्युमिनियम उद्योग के अंतर्गत बॉक्साइट की कच्ची धातु से इसका निर्माण किया जाता है। इसका निर्माण किया जाता है। बॉक्साइट को गलाने के लिए, बॉक्साइट को गलाने के लिए बड़ी मात्रा में कोयले की आवश्यकता होती है। बड़ी मात्रा में कोयले की आवश्यकता होती है। इसी के कारण एल्युमिनियम के कारखाने, इसी के कारण एल्युमिनियम के कारखाने उन क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं, उन क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं जहां पर दोनों खनिज सुलभ होते हैं, जहां पे दोनों खनिज सुलभ होते हैं, ठीक है। देश में एल्युमिनियम का पहला कारखाना, अगली पंक्ति में, देश में एल्युमिनियम का पहला कारखाना वर्ष 1937 में, वर्ष 1937 में जेके नगर, वर्ष 1937 में जेके नगर, आसनसोल असम, जेके नगर आसनसोल असम में स्थापित किया गया। आसनसोल ब्रैकेट में असम में स्थापित किया गया, ठीक है। हो गया, नोट कर लिया। आसनसोल ब्रैकेट में असम में स्थापित किया गया। सन मैंने बताया 1937 में, देखो सन याद है लेकिन मैंने नोट कराया आसनसोल असम, इसलिए 2 बार 3 बार बोला ब्रैकेट में असम। आसनसोल असम में है, 3 बार, फिर नोट तो किया आपने असम 3 बार, इसलिए मैंने क्लियर किया आसनसोल असम ब्रैकेट में, आसनसोल असम, और नोट कर लिया आपने आसनसोल असम। मतलब ध्यान है नहीं यहाँ पे, सिर्फ नोट करते जा रहे हो, ठीक है। आसनसोल ब्रैकेट में पश्चिम बंगाल करिएगा, असम नहीं है। चलिए, देश में एल्युमिनियम का पहला कारखाना 1937 में जेके नगर आसनसोल में एल्युमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से स्थापित किया गया। क्या लिखा है अभी?
कोई बात नहीं। जिसका नाम एल्युमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया रखा गया, जिसका नाम एल्युमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया रखा गया, जबकि वर्ष 1938 में इंडियन एल्युमिनियम लिमिटेड की 4 शाखाओं झारखंड के मुरी, कर्नाटक के अलवाय, पश्चिम बंगाल के बेलूर, कर्नाटक के अलवाय, पश्चिम बंगाल के बेलूर तथा ओडिशा के हीराकुंड में स्थापित की गई थी। ओडिशा के हीराकुंड। सर, झारखंड के मुरी, कर्नाटक के अलवाय, पश्चिम बंगाल के बेलूर, ओडिशा के हीराकुंड में स्थापित की गई। अगला पॉइंट, एल्युमिनियम का तीसरा कारखाना हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन हिंडाल्को उत्तर प्रदेश के रेणुकूट नामक स्थान पर लगाया गया। उत्तर प्रदेश के रेणुकूट नामक स्थान पर लगाया गया। ठीक है। अगला 27 नवंबर 1965 को सार्वजनिक क्षेत्र के पहले एल्युमिनियम उत्पाद उपक्रम के रूप में भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को को निगमित किया गया। ठीक है। अब जो कंपनियों के नाम अभी आपको दिखाए थे वो मैप आप देख लीजिएगा और इन कंपनियों की स्थिति आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अभी मैप आपको दिखाया था, जिन्होंने ना देखा है एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है। ये आपके नाम दिए हुए हैं। ठीक है। स्थापना वर्ष भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। सिर्फ राज्य याद करिएगा, संबंधित राज्य कौन सा है और स्थापना कब हुई थी, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है। सर, आपके पास तो है पीडीएफ, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? क्या चीज़ उसमें है नहीं पीडीएफ? ऐप में, मोबाइल ऐप में तो इसमें है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। हाँ जी सर, जहाँ पे संस्थान बताएगा वहीं पे मिलेगी ना सर। नहीं, ऐसे नहीं प्रमोट होता है। अब अगला नोट करिएगा, सूती वस्त्र उद्योग। अभी आप कुछ पूछ रहे थे सर? सर पूछा था आपने ISO सर्टिफिकेट आप पूछ रहे थे। ISO सर्टिफिकेट विभिन्न कैटेगरी में दिया जाता है। विभिन्न कैटेगरी का मतलब उसमें 14 से 15 कैटेगरी हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे पहली कैटेगरी उसमें है कि जो वहाँ पे जो भी उत्पादन हो रहा है उसकी जो गुणवत्ता है, एक होता है गुणवत्ता को लेकर होता है। दूसरी कैटेगरी उसी में होती है कि जो भी यहाँ पे उत्पादन हो रहा है
उसकी जो रेटिंग की जाती है गुणवत्ता के साथ साथ कि जो वहाँ पे कामगार हैं उनकी स्थिति ठीक ठाक है। तीसरी रेटिंग जो आपकी होती है कि जो भी वहाँ पे उत्पाद निकल रहा है एंटी बैक्टीरियल है, इस तरह की आप देखते होंगे कि ISO 9001, ISO 14001, ISO 14002, तो ये जो क्रम है 9001, 9002, 14001, ये जो क्रम है, कुछ क्रम आपके 37,000 से शुरू होते हैं, 37,001, 37,002, तो ये जो क्रम होते हैं ISO के, वो विभिन्न संदर्भों में इनका जो क्रम होता है उसी के आधार पर इनके संदर्भ निश्चित किए जाते हैं कि किस संदर्भ का ये सर्टिफिकेट दिया गया है। तो ISO सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गुणवत्ता को लेकर या जो भी उत्पाद है किस परिस्थिति में तैयार किया जा रहा है उस उत्पाद को वो बताता है, कंपनी की दशा को वो सर्टिफिकेट बताता है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, वो कैटेगरी आपके काम की नहीं है। यदि आप नोट करना चाहेंगे तो कल मैं आपको कैटेगरी भी नोट करा दूंगा। ठीक है, लेकिन वो आपके काम का नहीं है। ठीक, क्योंकि कहीं ये देखिए नहीं पूछा जाएगा कि ISO सर्टिफिकेट 9001 किससे संदर्भित है, ISO सर्टिफिकेट 14001 किससे संदर्भित है, ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए सूती वस्त्र उद्योग नोट करिएगा, इसमें सूती वस्त्र उद्योग नोट करिएगा। सूती वस्त्र उद्योग देश का सबसे नवीनतम तथा सबसे बड़ा उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग देश का सबसे नवीनतम एवं बड़ा उद्योग है। नोट हो गया सर? तो सूती वस्त्र उद्योग नवीनतम उद्योग है? नहीं है सर। फिर नोट कैसे किया आपने? अगर नहीं है तो नोट कैसे किया फिर? नहीं किया ना सर। ऐसे कैसे हो सकता? कॉपी दिखा दो, दिखा दो, दिखाओ जरा, दिखाओ। सूती वस्त्र उद्योग आज से चल रहा है, गांधी जी के ज़माने से चल रहा है, उससे पहले से चल रहा है। आप जानते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग हमारा कितना विकसित था, अंग्रेजों के आने के बाद किस प्रकार से इसको हानि हुई थी, आप इतिहास में पढ़ते होंगे इसके बारे में। ठीक है, तो ये नवीनतम नहीं है, हमारा सबसे प्राचीनतम है। ठीक है, तो नवीनतम काट के प्राचीनतम लिखिएगा। ठीक है, चलिए, सबसे प्राचीनतम और सबसे बड़ा उद्योग है। इसमें देश की सर्वाधिक जनसंख्या लगभग 5 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इसमें देश की सर्वाधिक जनसंख्या लगभग 5 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल, आधुनिक तकनीक से या आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की प्रथम मिल वर्ष 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में हाँ जी स्थापित की गई थी। हाँ, किंतु यह सफल नहीं हो सकी। सबसे पहला सफल कारखाना वर्ष 1854 में मुंबई में कावसजी बाकी डाबर आप जानते हैं, कावसजी डाबर द्वारा स्थापित किया गया था। इसी के बाद से देश में सूती वस्त्र उद्योग के विकास का मार्ग प्रशस्त हो सका।
अब सूती वस्त्र उद्योग में यदि हम देखें तो आप देखोगे कि सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित जो भी कारखाने हैं उनका जो संकेंद्रण है वो किन राज्यों में देखने को मिलता है प्रमुखता से? राज्य हम पूछ रहे हैं सर। राज्य में तो सर पश्चिम बंगाल में ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे कपास वगैरह महाराष्ट्र है। सबसे ज़्यादा संकेंद्रण यदि हम देखें तो आपके महाराष्ट्र और गुजरात में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए? कपास चाहिए, और सबसे उत्तम किस्म की जो कपास भारत में उगाई जाती है वो इन्हीं राज्यों से आपको गुजरात और महाराष्ट्र से आपको देखने को मिलती है। तो जो उद्योग हैं संबंधित वो उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है भूगोल पढ़ लेंगे, भले ही यूपीएससी में नहीं चयनित हो पाएंगे, लेकिन यदि कोई भी व्यवसाय करेंगे तो सफल रहेंगे। क्यों सफल रहेंगे? क्योंकि सारी जानकारी है कि कहाँ पर हम क्या करेंगे तो क्या चीज़ें हैं, देश में कहाँ पर क्या मांग है, आने वाले समय में क्या मांग हो सकती है, उसकी जानकारी आपको रहती है यदि आप भूगोल विषय का अध्ययन अच्छे से करते हैं। रहती है कि नहीं? नहीं रहती है। मान लो आपको जो है अमरूद ले जाके बेचना है तो आप किन क्षेत्रों में बेचेंगे? जैसे अमरूद का आपको बाजार देखना है, आपको दे दिया गया अमरूद की, आपको व्यवसाय करना है, तो आप कहाँ बेचेंगे? यूपी में बेचेंगे तो उतना रेट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जहाँ पे नहीं होता है वो क्षेत्र आपको पता करने पड़ेंगे। जम्मू कश्मीर ले जाके बेचो, वहाँ से ड्राई फ्रूट्स लेके आओ, उसको बेचो इधर। हाँ देखो व्यवसाय कितना अच्छा है, इधर से अमरूद लेके जाओ, उधर से सेब लेके आओ। पैसे का तो मामला ही खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा। यहाँ से चीजों को बदले चीजें मिल रही है तो फिर ऐसे का मतलब क्या है? नहीं, अब बाटला सिस्टम थोड़ी शुरू कर रहे हैं कि अमरूद दो सेब लो, वही हो जाएगा फिर। नहीं तो डबल फायदा तो उसको में है ना, इधर से बाटला सिस्टम पे आ गया बाटा सिस्टम तो है ही कि एक के बदले एक, सामान के बदले सामान। यस सर। हाँ, मोबाइल दो बैग लो। अब इतना नहीं सर, लेबर इसकी चीजों को मेंटेन रखना पड़ेगा हर चीज को। हाँ, गांव में देखने को मिलता है, अब ऐसे थोड़ी है। अब नहीं देखने को मिलता है। अभी भी है सर, बाटला सिस्टम अब कहाँ देखने को मिलता है? बहुत कुछ ही जगह पे है, बहुत गांव मिल जाता है। क्या गांव में? जैसे एक उदाहरण। जैसे कि गाय से भैंस चेंज कर लेते हैं। ऐसे कहाँ कर लेते हैं? ऐसे जबरदस्ती ऐसे गाय से भैंस चेंज कर लेते हैं? पहली बार मैं सुन रहा हूँ गाय से भैंस चेंज कर लेते हैं। करते हैं। कहाँ पे सर? गांव के नहीं करते हैं। तो करवा दो। हम इस समय तो बहुत सारी गौशालाएं हैं, पकड़ पकड़ के ले जाओ, चेंज कर लो। बोले तुम आलू बना रहे हो तो रैया दे दीजिए। ये गांव में कुछ महिलाएं खूब चलता है सर। अभी भी चलता है। चावल के बदले आटा। चावल के बदले आटा? अब सर जिस वो केवल पड़ोस में होता होगा। कोई बाहर से थोड़ी आ रहा है, तो पड़ोस में मान लो नहीं है, घर परिवार के होते हैं सब। पड़ोस में ना है तो दूसरे पड़ोस में। चलिए नोट करिएगा आगे। सूती वस्त्र उद्योग का कहाँ पे नोट किया है? क्या नोट किया अभी लास्ट में? सस्ता हो सका। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग कावाजी टावर द्वारा स्थापित किया गया इसकी नाम। सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में हुआ है। सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में हुआ है, जो देश की सर्वाधिक कपास का भी उत्पादन करते हैं। जो देश की सर्वाधिक कपास का भी उत्पादन करते हैं। ठीक है। मुंबई को इसी में नोट कर लीजिएगा, मुंबई को भारत के सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी के रूप में, मुंबई को भारत के सूती वस्त्र उद्योग के राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर निर्यात के योग्य उच्च गुणवत्ता के वस्त्र तैयार किए जाते हैं।
सूती वस्त्र की आधुनिक मिलों के संबंध में या संदर्भ में, सूती वस्त्र की आधुनिक मिलों के संदर्भ में सबसे ज़्यादा मिलें महाराष्ट्र में, उसके बाद गुजरात राज्य में देखने को मिलती हैं। उसके बाद गुजरात राज्य में देखने को मिलती हैं। गुजरात के शहर अहमदाबाद को, गुजरात के शहर अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। ठीक है, आगे नोट करिएगा। उत्तर प्रदेश में कुल मिलों की संख्या मतलब सूती वस्त्र से संबंधित 52 हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा मिलें कानपुर क्षेत्र में हैं। जिनमें सबसे ज़्यादा मिलें कानपुर क्षेत्र में हैं। इसीलिए कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसीलिए कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, अब आगे नोट करिएगा अगली लाइन में। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु राज्य में भी पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु राज्य में भी सूती वस्त्र से संबंधित मिलें देखने को मिलती हैं। मिलें देखने को मिलती हैं। तमिलनाडु राज्य में, इसमें लिखिएगा तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक मिलें, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 439 सर्वाधिक मिलें या मिलों की स्थापना की गई है। सर्वाधिक मिलों की स्थापना की गई है, लेकिन इनमें से अधिकांश मिलें केवल सूत का ही निर्माण करती हैं। केवल सूत का ही निर्माण करती हैं, क्योंकि तमिलनाडु में भी कपास उगाया जाता है। ठीक है, और कपास बेहतर तरीके से उगाया जाता है, जिसके कारण यदि हम देखें सूती वस्त्र, अब इसमें दो चीज़ यदि आप देख रहे होंगे तो थोड़ा सा शायद दिक्कत हो कि आपने पहले नोट किया कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, इसके बाद आपने नोट किया तमिलनाडु में। तो महाराष्ट्र में जो मिलें हैं वो कपड़ा बनाती हैं, वस्त्र बनाती हैं। तमिलनाडु राज्य में जो मिलें हैं तो ज़्यादा, लेकिन ये क्या करती हैं, सिर्फ और सिर्फ सूत बनाती हैं, सूत का निर्माण करती हैं। तो सूत का व्यवसाय करना है तो तमिलनाडु जाइए, तमिलनाडु से लाकर उत्तर प्रदेश में बेच सकते हैं। नहीं करना सर, इसमें तो फंस जाने की जरूरत है। क्यों फंस जाएंगे सर? आगे नोट करिएगा, लकड़ी का करो, प्लास्टिक का करो, ज़्यादा। आगे नोट करिएगा। जूट उद्योग, हाँ, जिससे पोल्यूशन हो वही करिए। लकड़ी में कब बोल रही नहीं, प्लास्टिक का भी नाम लिया ना। जूट उद्योग, तो सब चेयर पर बैठना नहीं है। जूट उद्योग कौन सा, आप कहाँ पे लकड़ी की चेयर प्रयोग हो रही है बता दो। संस्थान में कितनी लकड़ी की चेयर हैं? जूट उद्योग हर तरह का कुशन लकड़ी का यूज करो, एनवायरनमेंट जो पड़ेगा, प्लास्टिक यूज करो, लोहे का यूज करोगे तो भी दिक्कत है।
तो भी दिक्कत है, पर्यावरण का ह्रास होगा। लोहे में उतना उत्पादन होता ही नहीं है। ठीक है, अब देखो ये जूट की मिलें हैं। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे होंगे कि जूट में हमारा सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य एक ही है, सब पश्चिम बंगाल ही सब कुछ हमारा है। जूट उत्पादन में भारत का स्थान क्या है वैश्विक स्तर पर? दूसरा स्थान पश्चिम पहले स्थान पे कौन है? बांग्लादेश। मतलब ये 1-2 होते रहते हैं, कहने का मतलब है। लेकिन आज के समय में यदि हम देखें तो सूती वस्त्र में भी, टेक्सटाइल उद्योग जो है उसमें भी पश्चिम बंगाल बहुत ही बेहतर कर रहा है, भारत को पीछे छोड़ दिया है। और इसमें तो आपका है ही। अब इसमें यदि आप देख रहे होंगे तो सिर्फ और सिर्फ जो हुगली नदी का बेसिन है, हुगली नदी के बेसिन में ही सारी की सारी जूट की फैक्ट्रियां देखने को मिलती हैं। अब आप देख लीजिए, ये आपका हुगली नदी का बेसिन है। हुगली नदी के साथ साथ आपकी कितनी सारी फैक्ट्रियां, जैसे बांसबेरिया, चंदन नगर, नौहाटी। अब इसमें नाम नहीं याद करना है, ठीक है, लेकिन जैसे इसमें दिया सेरामपुर देश का प्रथम आधुनिक कागज कारखाना था जो 1832 में स्थापित किया गया था। तो एक सेरामपुर याद कर लीजिए। दूसरा आप सिसरा याद कर लीजिए, भारत का प्रथम जूट कारखाना 1959 में चालू किया गया। इसके बाद हावड़ा आपको याद रखना है, रेशम का आधुनिक कारखाना 1832 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया गया। और इसमें आपको याद रखना है फोर्ट ग्लेस्टर, इसकी अभी चर्चा भी हुई थी कि यहाँ पे पहले सूती मिल भी स्थापित की गई थी लेकिन वो सफल नहीं हो सकी थी। तो यहाँ पे सूती वस्त्र की प्रथम आधुनिक कारखाना स्थापित तो किया गया था लेकिन यह सफल नहीं हो सका था, ये अभी आपने नोट किया है। ठीक है, तो इस मैप में यदि आप देखेंगे कभी भी जूट की बात आती है तो सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल की चर्चा करनी है और 3 से 4 नामों को आपको याद रखना, जैसे सेरामपुर, सिसरा हो गया, इसके बाद आप देख रहे होंगे कि फोर्ट ग्लोस्टर हो गया और हावड़ा हो गया। 4 नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त भी भारत में जूट की मिलें हैं, जूट से संबंधित कारखाने हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा संकेंद्रीकरण है वो आपके पश्चिम बंगाल में है। हालांकि कानपुर, गोरखपुर, सहजनवा यूपी में भी देखने को मिल रहा है, मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है, ओडिशा में भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, उड़ीसा के बाद आंध्रा में भी हैं। ठीक, लेकिन सबसे ज़्यादा जो संकेंद्रण है वो आपका है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के साथ साथ बिहार में भी कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, जैसे पूर्णिया, कटिहार, समस्तीपुर, तो बिहार में भी आपको देखने को मिल रही हैं। तो चलिए थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा और यही लास्ट है, इसके बाद अब आज की चर्चा समाप्त रहेगी। ठीक है, जूट को क्या बोलते हैं? जूट को बोलते हैं सोने का रेशा बोलते हैं सर, बोलते हैं ना सर? सर आपसे बेहतर कौन जान सकता है, तो नोट करिएगा। इसको गोल्डन फाइबर के नाम से या सोने का रेशा के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, इस उद्योग का पहला कारखाना, इस उद्योग से संबंधित पहला कारखाना सिसरा नामक स्थान में, सॉरी हाँ, रिसरा नामक स्थान में 1859 में लगाया गया था। 1859 में लगाया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश विभाजन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला कारखाना, सबसे प्रभावित होने वाला उद्योग जो भी आपको नोट करना है, जूट उद्योग था। क्योंकि पूर्वी बांग्लादेश के विभाजन से, पूर्वी पाकिस्तान के विभाजन से ज़्यादातर जूट की मिलें आधुनिक बांग्लादेश में चली गई हैं। ज़्यादातर जूट की मिलें आधुनिक बांग्लादेश में चली गई हैं। भारत में पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के सहारे, भारत में पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे
रिसरा से नैहाटी तक 24 किलोमीटर लंबी पट्टी में किनारे रिसरा से नैहाटी तक 24 किलोमीटर लंबी पट्टी के सहारे इस उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण हुआ है। इस उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण हुआ है। ठीक है सर, ठीक है सर। तो उत्तर प्रदेश में भी हैं 2 से 3 मिले, वो अभी आपने देखा, क्षेत्र देखें तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। जैसे आपने गोरखपुर देखा, गोरखपुर के साथ साथ आपने देखा कानपुर के क्षेत्र में भी है। बिहार आपने देखा, बिहार में आपने 2 से 3 जिले देखे, समस्तीपुर, पूर्णिया, कटिहार, उड़ीसा में भी है, आंध्रा में भी है। ठीक है, तो कुछ क्षेत्र हैं वो आप नोट कर लीजिएगा। कल की जो चर्चा है, कल की चर्चा का मतलब कि अब कौन सा दिन, कल कौन सा दिन है, शनिवार। ठीक, तो कल तो आपकी कक्षा होगी नहीं। अब आपके जो टॉपिक बचे हैं, जैसे ध्यान से खत्म कर दो तो जाओ, तो कोई दिक्कत नहीं सर। क्या चीज़, ये खत्म हो गया ना, अभी कहाँ ख़त्म हो गया? अभी तो आपकी चीनी